हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए और मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास में फुल सिलेबस कवर करने के लिए तो इतना टाइम नहीं है। 25 डेज अप्रोक्स अपने पास में एग्जाम के लिए टाइम बचा है। इसके लिए हम लोग वो सारे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जैसे अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में आए होंगे या फिर कोई पीजीटी एग्जाम में आए होंगे या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में आएंगे जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। और सारे आपको पता है कि एग्जाम के अंदर सारे कीवर्ड को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं वो सारे करवा रहा हूँ, तो उसमें ये समझो 80 to 90% आपका कॉन्सेप्ट कवरेज हो जाता है और इससे आपको इतना आईक्यू आपका बढ़ जाता है कि आप आराम से अकाउंट्स, जिसे मैं अभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो आप इस अकाउंट्स को 100% आप पेपर को अप्रोच कर लोगे और आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन बस इतना सा है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से सुनना है और सुनना भी उसी टाइम पे है। जैसे ही आपके पास में टाइम मिले, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या इवनिंग वॉक कर रहे हो, जब भी मैं तो ये बोलूंगा कि आप वो सारा टाइम आपका फर्स्ट पेपर को दीजिए और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपका सेकंड पेपर के लिए वो सारा आप उसी टाइम पे दीजिए। जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या कोई अदर काम कर रहे हो, उसमें कान में ईयरफोन डालिए और आराम से सुनिए, एकदम से रिलैक्स होके सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लिए हैं और अब हम लोग करेंगे 31 से 70 तक, मीन्स 40 के अप्रोक्स हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 741, हम लोगों ने 740 तक किए थे। 741 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए माइनर क्या है, तो हमें देखना है कि कैन बिकम ए पार्टनर लाइक अदर पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर के जैसे पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एक माइनर केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है और कोई भी कंडीशन में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनर एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने के लिए दो वयस्क पर्सन चाहिए रहते, मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए पार्टनरशिप में भी माइनर नहीं जा सकता, केवल प्रॉफिट के लिए जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि सभी पार्टनर की तरह पार्टनर बन सकता है क्या, तो ये तो हमारा होगा कि नहीं हो सकता भाई, सभी की तरह तो नहीं हो सकता। केवल लाभों के विभाजन है तो पार्टनर हो सकता है क्या? करेक्ट बात है। कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, साझेदार बन ही नहीं सकता, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि बन तो सकता है, केवल लाभ के लिए बन सकता है, ये भी बात गलत है। और नन ऑफ दिस, तो मतलब कि इनमें से कोई नहीं है ना। करेक्ट आंसर है ना हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि ये प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। देखो, एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से। इसमें क्या होना चाहिए? सभी साझेदार, पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। जितने भी पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर है, सारे का कंसेंट होना चाहिए और वो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में आना चाहिए, तब वो पार्टनर बन सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 741। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब, मतलब शेयर वारंट कैन बाय इश्यूड बाय ए कंपनी व्हेन, कब कर सकती है वो शेयर वारंट? अभी देखो, पहला ऑप्शन अंशों पर प्रार्थना राशि दत्त होने पर, मतलब पेड होने पर, एप्लीकेशन मनी पेड होने पर नहीं भैया, पूर्ण प्रदत्त होना चाहिए। अंश आंशिक प्रदत्त हो नहीं, पूर्ण प्रदत्त होना चाहिए। अंश शेयर आर फुल्ली पेड अप, करेक्ट आंसर। शेयर आर लॉस्ट, तो हमारा ऑप्शन सी होगा और सारे हमारे रॉन्ग है, क्योंकि शेयर वारंट कभी इश्यू कर सकती है जब शेयर हमारा फुल्ली पेड अप हो। ठीक है, इसके बाद में 743 क्या बोल रहा है कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? देखो, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? प्रमोटर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए? नहीं भाई, डेबिट तो कोई भाई केस में होता तो केस होता था, लेकिन अभी नहीं। गुडविल, हाँ राइट है, गुडविल ही होना चाहिए, क्योंकि कैश या बैंक में नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा?
गुडविल होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, रॉन्ग है। और जनरल एक्सपेंस अकाउंट ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है कि गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जब भी प्रमोटर यदि केस में अपना कंसिडरेशन नहीं देते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाता है। 743 कंप्लीटेड। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 742 कर लिया था क्या, हाँ 742 कर लिया। 743 कंप्लीट हो गया हमारा। 744 क्या बोल रहा है कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, चार ऑप्शन है कि 5%, 7.5, 10% या 11%। देखो 10% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। जब भी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू हो तो वो डिस्काउंट पे इश्यू कर तो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, 10% ओनली। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट होता है। और इसमें पूरा हम लोग देख लेते हैं कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी के समामेलन से 1 वर्ष पूर्व अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया। हाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से 1 वर्ष पूर्व अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता। तो इनकॉर्पोरेशन होने के 1 वर्ष के पहले आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते किस पे, डिस्काउंट पे। और ये रूल कब से लागू हुआ है, ये 1 अप्रैल 2014 से हुआ है, जो कि अपना कंपनी एक्ट 2013 है। और सेक्शन कौन सी है, 53। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप कि मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है 10%, लेकिन इनकॉर्पोरेशन समामेलन से 1 वर्ष के पूर्व कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। 745 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि धारा 205(2)(a) के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचयों में हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% है। मीन्स यदि कोई कंपनी है पेडअप कैपिटल के 20% तक डिस्काउंट दे रही है, तो उसको कितना परसेंट रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि 20% से अधिक है, यदि लाभांश की दर 20% से अधिक है तो कंपनी को कम से कम 10% अपना रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। यहां पे देखें, इधर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। कि देखो भारतीय कंपनी अधिनियम 205(2) के अनुसार यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से ज्यादा है, ध्यान रखना ज्यादा है, मींस कंपनी की पेडअप कैपिटल से यदि लाभांश इश्यू कर रही है, कंपनी डिक्लेयर कर रही है, और वो कंपनी के पेडअप कैपिटल से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, तो कंपनी को कम से कम 10% उसके रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 746 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जा सकते। किसमें किए जा सकते, केवल इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर में देखो सबसे पहला पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश 9, डिबेंचर में 9, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर में विमोचन से 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और कौन से प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 747। 747 क्या बोल रहा है, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू, क्या क्या इश्यू कर सकती है, रिडेम्बल शेयर, सिक्योरिटी इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड आरक्षित इक्विटी शेयर, या रिडेम्बल डिवेंचर और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो कभी भी पब्लिक कंपनी रिडेम्बल इक्विटी शेयर रिडेम्बल तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो शोधनीय
समतांश ऐसा कोई सुना नहीं है। फिर सिक्योर्ड आरक्षित, ये भी नहीं। शोधनीय ऋण पत्र, हाँ रिडेम्बल डिवेंचर जरूर इश्यू कर सकती है, और ऑल ऑफ द अबव होगा ही। तो देखो सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी, एक लोक सीमित कंपनी है, पब्लिक कंपनी शोधनीय ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। शोधनीय ऋण पत्र जिसका भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद शोधनीय ऋण पत्र धारकों को कर देती है तथा प्रतिवर्ष पर प्रतिफल के रूप में ब्याज देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 748 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब हम लोग वन बाय वन सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक कंपनी द्वारा केवल पूर्णगत अधिमान अंशों का ही विमोचन किया जाता है। ठीक है, ये बात तो करेक्ट है। फिर अधिमान अंशों के विमोचन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी के अंश प्रीमियम खाते में से की जा सकती है, ये भी बात करेक्ट है। अंशतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में से नहीं किया जा सकता, ये बात थोड़ा सा अपना इनकरेक्ट है। फिर भी हम लोग डी पॉइंट और देख लेते हैं कि हमारा डी पॉइंट क्या बोल रहा है, विमोचन योग्य अधिमान अंशों का विमोचन केवल कंपनी के लाभों में से ही किया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, लेकिन ये दो तरीके से गलत साबित होती है। दो तरीके से कैसे साबित गलत होती है कि कंपनी के लाभों में से एवं अंशों के पुनर्निर्गमन से, मतलब अधिमान अंश है उनका रिडम्पशन कर तो सकती है, लेकिन कैसे करेगी, लाभ में से भी करेगी और दूसरा अंशों के पुनर्निर्गमन से, दोनों से किया जा सकता है। तो हमारा डी पॉइंट करेक्ट होता है। ठीक है, ये भी हमारा सही था कि निधि में से कर सकती है, नहीं किया जा सकता। भाई रिजर्व, जो रिजर्व कैपिटल होता है वो तो उसके लिए होता है कि लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, जितने भी दायित्व होते हैं उन सबको पे किया जाता है आरक्षित पूंजी से। तो आप विमोचन योग्य अधिमान अंशों का विमोचन नहीं कर सकते उससे, केवल किससे कर सकते हो, कंपनी के लाभों से और दूसरा अंशों के निर्गमन से, पुनर्निर्गमन से। फिर क्वेश्चन नंबर 749 क्या बोलता है अपना, जब तक कि स्पष्ट ना हो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है। देखो क्या क्या माना जाता है, क्यूमुलेटिव होना चाहिए, करेक्ट है आंसर। पार्टिसिपेटिंग, ये नहीं है भाई, जब तक स्पष्ट नहीं लिखा हो तब तक हम लोग क्या मानेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग मानेंगे, तो मतलब ये गलत हो, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। सेकंड, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं हो सकता क्योंकि क्यूमुलेटिव होना चाहिए। जब तक कुछ क्लियर कट नहीं लिखा है प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव होना चाहिए, करेक्ट बात है। नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, सही बात है, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, नॉन कन्वर्टेबल होगा, तो तीनों माना जाएगा कि जब भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग मानेंगे वो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और नॉन कन्वर्टेबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखो ऑप्शन नंबर डी में तो ये नॉन क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव होना चाहिए। उसके बाद में स्वेट इक्विटी है, स्वेट इक्विटी निर्गमित किए जा सकते हैं किससे, तो सबसे पहले हमारे सामने आ गया स्पेशल रेजुलेशन। स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए स्पेशल रेजुलेशन पास किया जाता है। ठीक है, और ये एनसीएलटी का जरूरत नहीं है, तो केवल स्पेशल रेजुलेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो स्वेट इक्विटी निगमन के लिए कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव का अधिकृत किया जाता है, ये एनसीएलटी वगैरह की जरूरत नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन में ये यहाँ तक सही था, लेकिन यहाँ पे इसने एनसीएलटी का दे दिया कि आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा किससे, एनसीएलटी से, तो ये बात गलत था, तो बी ऑप्शन नहीं होता था। ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन गलत बात है,
स्पेशल रेजुलेशन होना चाहिए, और फिर डी तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं है समझो। फिर हमारा 751 है, अंशों पर निर्गमन पर दी गई छूट क्या है। देखो अंशों पर जब इश्यू करते हैं ना, शेयर इश्यू करते हैं, उस पे डिस्काउंट अलाउड होता है, वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, रेवेन्यू तो होगा ही नहीं। अब आपको कंफ्यूजन केवल किस में होगा, कैपिटल और डेफर्ड। डी ऑप्शन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। एक्योर्ड इनकम ये भी नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपको देखते ही है ना गलत लगेंगे ये दोनों। अब इन दोनों में से आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि डिस्काउंट, इश्यू पे डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कोई एक साल के लिए नहीं होता है, वो डेफर्ड मतलब कुछ सालों के लिए रहता है, तो उस एक्सपेंस को डेफर्ड एक्सपेंस बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। मतलब एवरी ईयर उसका कुछ रेशियो वाइज हर साल में उसको अपलिखित किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ऑप्शन नंबर बी में इसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट एक तरह का आस्तिगत आगमन व्यय है। सही बात है, यह आर्थिक सिट्टे के संपत्ति, हाँ जो मीन्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो असेट साइड में ही दिखाया जाता है, तथा कुछ वर्षों के बाद इसे अपलिखित कर लिया जाता है। करेक्ट बात है। फिर हमारा 752 है। 752 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट अंटिल रिटर्न ऑफ इन शोन एजेंडा, निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं होता तब तक कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है। तो चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निर्गमित, नहीं भाई तो रॉन्ग। रिजर्व सरप्लस रॉन्ग। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन असेट साइड ये करेक्ट है कि जितने भी हमारे जो डेफर्ड से रिलेटेड या डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वगैरह, ये सारे किस में दिखाए जाते हैं, असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके होता है, उसके अंडर में ये सारे एक्सपेंस दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर 753 प्रीमियम अर्न ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा किस तरह का एग्जांपल है ये हमारा। देखो प्रीमियम जो हम लोग शेयर के ऊपर मिलता है हमें, वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। वो क्या होता है, रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं भाई, अंशों के निर्गमन पर हमें तो प्रीमियम मिला है, तो ये तो एक्सपेंडिचर होने का तो सवाल ही नहीं। रेवेन्यू नहीं, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट किसको बोलते हैं, जो कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करके जो कमाया जाता है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। तो ये हमारा शेयर इश्यू करना कोई बिजनेस थोड़ी है, तो वो भी नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है। तो कुल मिला के होता क्या है, ये होता है हमारा कैपिटल रिसीट होता है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाया जाता है। तो देखो क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं है। अंशों के निर्गमन प्राप्त प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति है। कंपनी दो अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग 52(1) के अनुसार इस राशि के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो वो तो डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता, ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि किस चीज के लिए। लेकिन इसमें क्या क्या है वो और देख लेते हैं कि कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए दे सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस इश्यू कर सकते हैं, किसमें से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। ठीक है। कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टे को अपलिखित, हाँ, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर सकते हैं। पेइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर थियर सर्विस, नहीं भैया नहीं। जो प्रमोटर है उनको रेम्यूनरेशन देने के लिए इस खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इसने बोला कि कौन से उपयोग नहीं कर सकते, इस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। और डी में क्या है, कंपनी के ऋण पत्रों विमोचन पर प्रीमियम, हाँ ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पे हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं।
फिर हमारा देखो इसने इधर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टे को अपलिखित करने के लिए होता है। प्रारंभिक एक्सपेंस उससे अपलिखित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश इश्यू किया जा सकता है, और कंपनी जब रिडम्पशन करती है डिवेंचर का, तब उस पर प्रीमियम यदि कंपनी देती है डिवेंचर होल्डर को, तो उसको भी हम लोग रिटर्न ऑफ कर सकते हैं शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर है अपना 755। ये क्या बोल रहा है कि एक कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन कौन सा सही नहीं है? इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप। देखो स्टॉक होने के लिए, कोई कंपनी का शेयर्स का स्टॉक होने के लिए क्या कंपलसरी है? उसको फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए भी सही नहीं है, क्योंकि इसने बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन तो सही है, सही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है? नहीं भैया, सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। फिर क्या लिखा है, चलो और चीज पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंपलसरी रहता है स्टॉक के लिए, ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए। सेकंड आपका कि विवादात्मक संख्या अंकित नहीं होना चाहिए, मतलब कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, और असमान राशियां हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि सेम अमाउंट का होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 756 है। 756 क्या बोल रहा है अपना? 756 बोल रहा है हमारा कि वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी निम्नलिखित प्रतिभूतियों में से कौन सा निर्गमित कर सकती है। मतलब क्या क्या कंपनी को ना पैसा चाहिए, और वो किस किस से फंड रेज कर सकती है। इक्विटी शेयर को इश्यू कर सकती है। फिर रिडम्बेबल इक्विटी शेयर नहीं, रिडम्बल डिवेंचर, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, तो ये दो नहीं कर सकती अपना। तो किस किस से कर सकती है, ये पूरा अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि एक कंपनी है वो इक्विटी शेयर को इश्यू करके कर सकती है, अधिमान अंशों को रिडम्पशन करके कर सकती है, ऋण पत्रों को रिडम्पशन करके कर सकती है, लेकिन समतांश को विमोचनीय समतांश ऐसा तो कोई प्रकार होता ही नहीं है, किसी प्रकार का अंश नहीं होता है, तथा बोनस से तो कुछ फंड फ्लो होता ही नहीं है। तो ये करेक्ट है। तीन चीजों से अभी ऑप्शन है, उसमें से तीन चीजों से कर सकती है। एक तो इक्विटी शेयर से, एक हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होल्डर डिवेंचर, इनसे फंड रेज कर सकती है। फिर हमारा क्या है, ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ खास उद्देश्य, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम किस किस के लिए यूज किया जा सकता है। बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए, प्रारंभिक एक्सपेंस को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों या अंशों को छूट, मतलब कोई डिस्काउंट दिया हो इश्यू करने पर, डिवेंचर इश्यू किया हो या इक्विटी शेयर इश्यू किया हो, उस पर डिस्काउंट दिया हो, तो उसका भी अपलिखित रिटर्न ऑफ कर सकती है। किससे? राइट ऑफ किससे कर सकती है? शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अधिमान अंशों या ऋण पत्रों के यदि रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम दिया हो, तो उस पे भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है अंशों के अभिगोपन से। अब अंशों के अभिगोपन में क्या क्या लिखा हुआ है? कंपनी लेखों का अंकेक्षण करवाना सुविधाजनक हो जाता है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के लिए पूंजी एकत्रित करना सरल हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। कि भाई अंडर राइटर को क्यों दिया जाता है शेयर, कि भाई कंपनी से डायरेक्ट हो सकता है पूरे शेयर इश्यू सब्सक्राइब कराने में, मतलब शेयर होल्डर के पास में पहुंचने में प्रॉब्लम होती हो, तो अंडर राइटर को शेयर हमारे देने से जल्दी, एज ए ब्रोकर होता है अंडर राइटर, तो हमारे जल्दी सेल हो जाते, जल्दी इश्यू हो जाते हैं शेयर। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। और इसने आगे बता दिया कि भाई अंशों पर तो ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट दिया जाता है आपका कमीशन, 5%, और डिवेंचर पे दिया जाता है आपका 2.5% कमीशन दिया जाता है। एक कंपनी अंडर राइटर को कितना कमीशन दे सकती है? मैक्सिमम 5%
शेयर के केस में और डिबेंचर के केस में 2.5%, 2.5%। अब वापस वही कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहाँ यूज होता है, देखो यहाँ पे आप बार बार देखोगे तो आपको एकदम से करेक्ट हो जाएगा, और ये इतनी बार आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है कि बोनस शेयर के इश्यू से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के रिटर्न ऑफ से, शेयर्स एंड डिबेंचर के कोई कमीशन या एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करने से, या प्रीफरेंस शेयर या डिवेंचर के ऊपर यदि हम लोगों ने कोई प्रीमियम दिया है रिडम्पशन के टाइम पे उसके भी यूज किया जा सकता है शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम का। किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, आप देखो ऑप्शन 760। अब हम लोगों ने ऊपर देख रहे हैं कि बोनस के लिए कर सकते हैं, प्रारंभिक एक्सपेंस के लिए कर सकते हैं, निर्गमन के लिए कटौती डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और शेयर्स है उसके लिए कर सकते हैं। तो किसके लिए नहीं कर सकते, सदस्य को लाभांश देने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा 760 हो गया कंप्लीट। 761 को कहां पे दिखाया जाता है, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिजर्व सरप्लस के अंडर में दिखाया जाता है, और रिजर्व सरप्लस किधर दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये कहां पे दिखाया जाएगा, दायित्व पक्ष में। ये ऑप्शन हमारा दायित्व पक्ष में हो गया, क्योंकि शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर में, और रिजर्व एंड सरप्लस किधर दिखाया जाता है, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में। फिर 762 है, जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में से अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो उसे कहते हैं, क्या किया जाता है, राइट इश्यू। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यदि कोई इश्यू शेयर किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है राइट शेयर। जब कंपनी अंशों के विक्रय का प्रस्ताव सर्वप्रथम कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को करती है तो उसे अधिकार अंश का निर्गमन कहा जाता है। जोखिम पूंजी का अर्थ क्या है, इक्विटी शेयर, वही, क्योंकि कंपनी के ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बोला जाता है मोर बेनिफिट मोर रिस्क, कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क भी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए सही है। फिर बोला गया है कि प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंश के अंकित मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। देखो, जब ये बोल रहा है कि जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो अंकित मूल्य के कितने से कम नहीं होना चाहिए, 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 5% तो अपना एप्लीकेशन मनी होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है कि after the reissue of forfeited share the balance of share forfeited account will be the transfer to कौन से, forfeited share means आप बोलोगे इसको जब्त किए हुए शेयर का जो अमाउंट है वो किधर जाएगा, जो भी उस अकाउंट में पड़ा रहेगा, फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट। देखो लिखा हुआ है, अपहत फॉरफिटेड अंशों के पुनर्निर्गमन रीइश्यू के पश्चात फॉरफिटेड अंशों के खाते में बचे शेष राशि को पूंजी संचय खाते में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 766 ये बोल रहा है कि फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू इश्यू, मतलब शेयर इश्यू के रिगार्डिंग में या फॉरफिटेड के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट गलत है, कौन से रूल गलत है। प्रत्येक याचना के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, भाई सही बात है। कोई कंपनी जब भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जब भी कॉल करेगी तो उसका कम से कम 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाएगा प्रत्येक याचना के लिए, ये करेक्ट बात है। फिर लगातार 2 शेयर याचनाओं के बीच में कम से कम 30 दिन का अंतराल होना चाहिए। हाँ, कंपनी का जो कॉल है, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 दिन का होना चाहिए। फिर ये बोला गया है शेयर के अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता। नहीं भैया, ये 40% नहीं है, ये 25% है कि 25% से
कम में से अधिक का एक याचना के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। और देख लेते हैं फिर आगे क्या है हमारा? आगे है, जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित है कि वितरित पूंजी का 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए यदि विवरण का, ठीक है, सही बात है। यदि 500 करोड़ से कुल का पूंजी कम है, 500 करोड़ से कम है, तो 12 महीने के अंदर ही उसका भुगतान किया जाना चाहिए। एक दोषी सदस्य को उसका मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये चीजें करेक्ट है। केवल सी ऑप्शन है वो हमारा था कि 25% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 40%। तो हमारा ऑप्शन सी ही हमारे लिए सही है। 767 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? अंश, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी का खाते को डेबिट किया जाता है कितने अमाउंट से? हरित अंशों की चुकता पूंजी से? नहीं भाई, देखते हैं। अंश पूंजी खाते को जितना अमाउंट मांगा गया है उतने से डेबिट किया जाता है। तो ये तो गलत बात है। फिर कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये करेक्ट बात है। और फिर है हरित किए गए अंशों पर याचित की गई पूंजी, हाँ ठीक है। हरित अंशों पर याचित नहीं की गई पूंजी नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल से होता है, फेस वैल्यू से, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 768, ये क्या बोला गया है? पूंजी का वह भाग, वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है आरक्षित पूंजी। रिजर्व कैपिटल कौन सा होता है? रिजर्व कैपिटल वो होता है जो कि कंपनी उस टाइम पे नहीं मांग के लिक्विडेशन के टाइम पे मांगती है। ये एक अनकॉल्ड कैपिटल का भाग होता है। ये समझो, अनकॉल्ड कैपिटल मींस कंपनी का शेयर है 100 रुपए का और उसने केवल कॉल किया है कितने का? 80 रुपीज का। तो जो बच गया वो कौन सा अमाउंट है आपका? अनकॉल्ड कैपिटल। और जो रिजर्व कैपिटल है वो किसका भाग है? अनकॉल्ड कैपिटल का ही भाग माना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कि पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है उसे आरक्षित पूंजी कहा जा सकता है। संचित या आरक्षित पूंजी न मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल का भाग होता है जिसे कंपनी के समापन के उद्देश्य से आरक्षित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार एक सीमित दायित्व वाली कंपनी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि न मांगी गई पूंजी के किसी निश्चित भाग को कंपनी के समापन को छोड़कर किसी भी दशा में अंशधारियों से नहीं मांगा जाएगा। संचित पूंजी कंपनी के समापन के समय लेनदारों के लिए गारंटी है। इस संचित पूंजी को कभी साधारण पूंजी नहीं बनाया जा सकता है। सही बात है कि अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसपे ये डिसाइड किया जाता है ये केवल लिक्विडेशन, कंपनी के लिक्विडेशन पे ही मांगा जाएगा। और ये एक तरह की गारंटी होती है उनके लिए जो कि कंपनी में स्टेक रखते हैं, जैसे क्रेडिटर है, डिवेंचर है, इन सब के लिए एक तरीके का ये गारंटी होता है कि भैया हमारे पास में आरक्षित पूंजी पड़ी है, उसमें से आपका पेमेंट कर देंगे यदि हमारा कंपनी डूब गया तो। फिर क्या है? वही सेम है कि फॉरफिटेड अकाउंट का रीइश्यू करने के बाद में जो बैलेंस बचा वो कहाँ पे जाना चाहिए? वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है। और ये एंट्री दी हुई है कि जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो क्या एंट्री होती है? जितना कॉल्ड अप कैपिटल है उतने से डेबिट किया जाता है शेयर कैपिटल को, मतलब जितना मांग लिया गया है। जैसे 100 रुपए में से 80 रुपए मांगा गया है तो 80 रुपए यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और उसमें से 60 रुपए कंपनी को मिल गया था तो ये आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। और 20 रुपए कंपनी को अनपेड कॉल है, मीन्स 20 रुपए मांगा तो था कंपनी ने लेकिन शेयर होल्डर ने दिया नहीं, इसी के लिए उसका शेयर जब्त कर लिया गया। तो ऐसे दिखाया जाएगा। फिर अंशों के पुनर्निगमन पर क्या होगा कि जितना पैसा कंपनी को मिलता है उतना तो डेबिट हो जाता है। ठीक है। जितना शेयर कैपिटल जितना रीइश्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाता है, और जो डिफरेंस रहता है वो किसमें आ जाता है? फॉरफिटेड शेयर में। अब सपोज करो यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर में 60 रुपीज था
हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ सपोज करो 30 रुपए, तो हमारे पास में फॉरफिटेड अकाउंट में कितना रह गया 50 रुपीज, जो कि हम लोग ट्रांसफर किस में कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये वापस बार बार एक ही क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अच्छे से देख लो कि ये सारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिर और ये आपको पता ही है कि ये रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। फिर ये बोला है कि यदि शुद्ध लाभ 2,25,000 रुपए, जबकि टैक्स का अमाउंट कितना है 25,000, और जो नेट असेट है वो कितना है 10 लाख रुपीज, तो अंशधारियों की संपदा पर प्रत्याय की दर क्या होगा। देखो अंशधारियों पर संपदा पर प्रत्याय की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट असेट मल्टीप्लाई 100। तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना है 2,25,000, और असेट कितना है 10 लाख और 100, तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 22.5। 1 सेकेंड रुकिए, चार्जिंग बैटरी कम है, मैं वापस लगा देता हूँ। क्या बात है, चार्जिंग अच्छे से नहीं है अपना। ओहो या तो ये हमारा आ गया 771 नंबर क्वेश्चन, ये इसने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कि हिंदी में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक्स लिमिटेड है, उसने 10 रुपए का शेयर है, एक्स लिमिटेड ने इशू कितने का करके रखा है 10 रुपए का, जिसपे उसने 8 रुपए मांग लिया है, और 20 शेयर उसने फॉरफिटेड किया है। क्यों किया है कि एक जॉन करके बंदा है, उसने केवल अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है, जो कि कितना है 5 रुपए। कंपनी ने मांगा कितना 8 रुपए, जबकि उसने दिया कितना 5 रुपए। कौन सा, एक तो अलॉटमेंट का अमाउंट और एक एप्लीकेशन का अमाउंट। उसने नहीं दिया तो उसका क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। इसमें से 15 शेयर वापस रीइश्यू कर दिया है कंपनी ने, और कितने में किया है 6 रुपए के अंदर। तो इसने बोला है, और किसको किया पार कर दो, ठीक है वो कोई बात नहीं, कि अब ये बोल रहा है कि इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद में पूंजी संचय खाते में अंतरित कर दी जाने वाली अंश अपहरण खाते में शेष राशि क्या है। मतलब कैपिटल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट बचेगा, जो कि हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें देखो हम लोग कैसे कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग शेयर फॉरफिटेड का एंट्री करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, जितना पेडअप, जितना कॉल कर लिया है, जितना अमाउंट मांग लिया है। कितना अमाउंट मांगा 8 रुपए, कितने शेयर फॉरफिटेड किए 20 शेयर, तो 160 रुपए हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा आता है, जो कि हमें मिल गया है शेयर होल्डर से, कितना अमाउंट मिल गया 5 रुपए, कितने शेयर पे 20 पे, तो 100 रुपए हमें मिल गया, तो 100 आ जाएगा आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट में। फिर जो बच गया वो कौन सा है, जो कि उसने नहीं दिया। कितना नहीं दिया उसने, 3 रुपए नहीं दिया था,
और कितने शेयर पे नहीं दिया, 20 शेयर पे नहीं दिया, तो 60 रुपए उसका हो जाएगा अनपेड कॉल में। तो हमारा सबसे पहले कि इसने मांगा था तो 20 इंटू 8 रुपए, और यहाँ पे इसका 20 इंटू 5 रुपए, और यहाँ पे 20 इंटू 3 रुपए, ये था। अब अंशरण खाते में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जितना उसने रीइश्यू कर दिया है वो तो आपका वापस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो ही जाएगा। तो कितना रीइश्यू नहीं किया है वो अमाउंट पड़ा रहेगा आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो उसने 15 शेयर रीइश्यू कर दिया, तो 5 नहीं किया, तो 5 शेयर पे उसको कितने अमाउंट से पड़ा रहेगा, क्योंकि 5 रुपए जब्त कर लिया था उसने, तो 25 रुपए उसके पास में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा रहेगा, वही वो ट्रांसफर किस में करेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो 25 रुपए है। अब क्वेश्चन नंबर 773 क्या बोल रहा है, शेयर प्रीमियम लेखा का अधिशेष क्रेडिट शेष में अंतरित कर दिया जाता है, किसमें, सीधी बात है, किसमें, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का किसमें कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये सोचने लायक बात ही नहीं है यार, इतने इजी क्वेश्चन है। अब क्या सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन की राशि कितनी नहीं होनी चाहिए, 20%। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होता है। एप्लीकेशन का अमाउंट 25% से अधिक नहीं होना चाहिए और 5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 775 ये क्या बोल रहा है कि यदि जो कॉल इन एरियर है उस पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो कॉल इन एरियर पे तो 12%, कॉल इन एरियर पे कितना होगा 12%, जो कि पहले 12% नहीं 10%। %12 ही होगा, और कॉल इन एडवांस पे कितना 10%। ये पहले 6% और 5% थे, इनको डबल कर दिया गया एज पर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि कॉल इन एरियर पर या कंपनी एक्ट 10% तथा कॉल इन एडवांस पर, सॉरी पहले दी गई थी, ये गलत है यार, ऑप्शन ही गलत थे। अच्छा ये है ना 5%। कि कॉल इन एरियर पे 10% और कॉल इन एडवांस पे 12%, ये अभी का न्यू डेटा है। आवंटन का अर्थ है, ठीक है, ये है कि भाई आवंटन का अर्थ है किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन किए बिना संपूर्ण मद का आवंटन करना। ठीक है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है। अब ऑप्शन असेट वैल्यूएशन मेथड है भाई, ये अंशों के मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मेथड है। यील्ड वैल्यूएशन मेथड ये भी है। सुपर प्रॉफिट ये नहीं है, क्योंकि ये किसका है, गुडविल का है, ये किसका है, गुडविल का है, और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड किसका मेथड है, गुडविल वैल्यूएशन का है, शेयर का नहीं है। करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 778 सॉरी, निम्नलिखित में से लक्षण कौन से लक्षण समता अंश पूंजी से संबंधित है। लाभांश तभी देय है यदि कंपनी के पास में लाभ अर्जित है। करेक्ट बात है, बात सही है कि लाभांश तभी दिए जाते हैं यदि कंपनी के पास में प्रॉफिट है। फिर लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन क्या दोनों सही है क्या। फिर सी में क्या बोल रहा है, दोनों। अच्छा हाँ ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा कि लाभांश तभी दे है यदि कंपनी, भाई ए और बी का कंबाइंड रूप है सी, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि दोनों ही बात सही है। तो हम ए और बी को
एक एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से किस किस से निर्गमन कर सकते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कर सकते हैं, फ्रॉम द इश्यू ऑफ न्यू शेयर से इश्यू करके भी पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन कर सकते, इश्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर को इश्यू कर सकते हैं, पार्शियल फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट एंड पार्शियल फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, सही बात है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 780 कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है, इसमें लिखा हुआ भी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है या व्यक्तिगत खाता है। शेयर अलॉटमेंट किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है क्योंकि शेयर धारक को शेयर अलॉटमेंट किया जाता है तथा उसके नाम की जगह शेयर अलॉटमेंट मतलब पर्सन का नाम नहीं लिख के क्या किया जाता है? शेयर अलॉटमेंट खाते को लिखा जाता है। शेयर अलॉटमेंट खाता एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है, तो पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। तब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 781, इसने बोला है कि सेबी के नियम के अनुसार एक सार्वजनिक हिस्सेदारी के मुद्दे को मान्य करने के लिए जारी पूंजी का कम से कम 90% अवश्य प्रमाणित होना चाहिए, जिससे असफल होने पर इस निर्गमन को रद्द किया जा सकता है भविष्य की तारीख पर। तो 90% ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर क्या है? यदि प्रस्तावित लाभांश 20% से तो संचय में लाभ, ये पहले आ गया था हमारा, 10% कम से कम संचय में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 783, क्या बोल रहा है? 783 बोल रहा है कि 10 रुपए के एक अंश जिस पर 6 रुपए का भुगतान हुआ है को फॉरफिटेड किया गया तथा इस पर न्यूनतम मूल्य का पुनर्निगमित किया जा सकता है। कितने में? 4 रुपए में, कम से कम 4 रुपए, क्योंकि 6 रुपए तो हमें मिल गया था, 4 रुपए मीन्स अंकित मूल्य से कम पे हम लोग उसको रीइश्यू नहीं कर सकते। यदि कंपनी, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कंपनी 10 रुपए का एक शेयर है जिसपे 6 रुपए का भुगतान हो गया है, हरित किया है, तो उसे 4 रुपए के अंश न्यूनतम मूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है, कौन से पे किया जाता है? हमारे पेड अप कैपिटल पे। कभी भी डिविडेंड को किस पे किया जाता है? पेड अप कैपिटल पे। अंशों व ऋण पत्रों में अभिधान आमंत्रित करने के लिए निर्गमित कर सकती है केवल पब्लिक कंपनी कर सकती है। और ये आपको पता ही, अभी देखा था हम लोगों ने, अंश और ऋण पत्रों के अभिधान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण का निर्गमन केवल पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। और सेबी क्या बोल रही है? सेबी बोल रही है कि न्यूनतम 90% का उसको अभिधान हो जाना चाहिए। यदि शर्त पूर्ण नहीं होती है तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त सभी राशि को लौटाने के लिए बाध्य होगी। कंपनी को सारे जो कि एप्लीकेशन किए थे जो भी पर्सन, उनको सारे को वो पैसा देना पड़ेगा। और कितने दिनों में देना पड़ेगा? अभिदत्त के बंद होने की तिथि के 8 दिन के भीतर ही देना पड़ेगा। उससे ज्यादा करोगे तो 15% ब्याज के लिए भी बाध्य हो जाएगी कंपनी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 687 है। 687 क्या बोल रहा है कि यदि 10 रुपए के सममूल्य का अंश 12 रुपए में बेचा जाए, 2 रुपए की राशि को माना जाएगा प्रीमियम। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है अंशों के अंकित मूल्य तक। शेयर होल्डर का कितना लायबिलिटी रहता है एक लिमिटेड कंपनी में? केवल कंपनी के नॉमिनल वैल्यू तक होता है, अंशों के अंकित मूल्य तक बोला जा सकता है या फेस वैल्यू बोला जा सकता है। अभी ओपन कमीशन में नियमित किस आधार पर देय होता है? निर्गमन मूल्य पर। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने अंशों के निर्गमन हेतु अंश अभिभावकों को, अंडरराइटर को, अंशों के विक्रय की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके लिए कंपनी अंडरराइटर को अंशों के निर्गमन मूल्य के आधार पर कमीशन प्रदान करता है, जो कि 5% से ज्यादा नहीं होता है।
और डिबेंचर के केस में 2.5% होता है। सभी समता अंशधारी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, जो जिनको एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है और वो अपना वोट भी देते हैं। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है। अब कौन से ऑप्शन? कंपनी के प्रवर्तकों को नियमित निर्गमित किया जाता है, नई कंपनी के विक्रेताओं को, नई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है भाई अधिकार अंश, राइट शेयर। कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को दिया जाता है। ठीक है, फिर रोकड़ के अतिरिक्त वो देखा ही था हम लोगों ने, बी सही होगा, हमारा गुडविल होगा। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानून स्वीकृत है? समता अंशों का निर्गमन, क्योंकि ऋण पत्रों के निर्गमन से होगा नहीं, कंपनी स्थायी के विक्रय से होगा नहीं, सार्वजनिक निक्षेप से होगा नहीं। तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर भुगतान होने वाली राशि की व्यवस्था नए समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि से किया जा सकता है। साथ ही पूंजी शोधन खाते, कैपिटल रिडम्पशन फंड की राशि का भी प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए किया जा सकता है। फिर ये बार बार वही क्वेश्चन यार कि कौन से में नहीं कर सकते भाई, आप अपना डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसमें किस किस के लिए कर सकते हैं? बोनस इश्यू कर सकते हो आप, प्रारंभिक खर्चे कर सकते हो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, आप गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हो, यदि प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन कर रहे हो और उस पे प्रीमियम दे रहे हो तो उसका भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। कोई डिबेंचर है उसको इश्यू करने पे यदि आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो आप उसका रिटर्न ऑफ कर सकते हो, या फिर डिबेंचर होल्डर को आप रिडम्पशन कर रहे हो उस पे आपने प्रीमियम दिया है तो भी आप उसका कर सकते हो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से। क्वेश्चन नंबर वही है, कितने से ज्यादा नहीं दे सकते डी। मैंने बार बार बोला है कि शेयर के केस में अंडरराइटर को 5% से ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते और डिबेंचर होल्डर के केस में आप 2.5 से ज्यादा नहीं दे सकते। न्यूनतम अंश आवेदन की राशि कितनी होती है? 5% अंकित मूल्य के 5%। ठीक है, राइट शेयर वे होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं किसको? कंपनी के वर्तमान शेयर धारकों को। क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका मतलब ये मानो कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय में समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है अंश आवंटन खाते को। ये आपको एंट्री आती होगी यदि आपने थोड़ा बहुत देखा है, तो शेयर अलॉटमेंट खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है किसमें? आपने देखा था रिजर्व सरप्लस के अंडर में दिखाते हैं, और रिजर्व सरप्लस किधर आता है? असेट के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, ये बीच में क्वेश्चन आ गए थे 698 वगैरह के आगे, तो वो भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य में से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है? अंश प्रीमियम खाते में। देखो 10 रुपए का शेयर था और हमें 12 रुपए में हम लोगों ने अलॉट किया, मतलब 2 रुपए का हम लोगों ने प्रीमियम लिया, तो किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है? अंकित मूल्य से ज्यादा लिया हुआ अमाउंट को शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब वही बार बार कि आप किसमें उसको कर सकते हो, ये तीनों में कर सकते हो आप, तो कौन से पे नहीं कर सकते? उपरोक्त सभी। ठीक है, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने इसको, प्रेफरेंस शेयर को भी कर सकती है, इक्विटी शेयर को भी कर सकती है और डिबेंचर को भी कर सकती है, सबको क्रय कर सकती है। अभिगोपक वो पर्सन है जो कि जनता द्वारा नए क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, करेक्ट बात है। फिर क्वेश्चन नंबर यदि चालू स्टॉक कीमत 50 रुपए अंश है और एक नया राइट शेयर 4 धारक को सौंपा गया है तो 45 प्रति शेयर के अंशदान कीमत पर तो राइट का मूल्य क्या होगा? देखो 50 में से 45 रुपए लेस कर दो
45 रुपए लेस कर दो और डिवाइड कर दो 4 + 5 4 + 1, अभी कितने शेयर है, जितना वैल्यू था उसमें से जितने का उसने अंशदान दिया उसको लेस कर दो, जितने पहले शेयर थे उसमें अभी कितना अलॉट किया, 4 के बदले 1, तो 5 शेयर और 5 में 5 का डिवाइड किया तो आपका 1 रुपया डी होगा, ऑप्शन आपका डी। फिर एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत मांगा जा सकता है, वही 5% बार बार आ रहा है। मिस्टर स्मिथ ने 10 प्रति अंश वाले 10 रुपए प्रति अंश वाले 200 शेयर के लिए आवेदन किया, किंतु 160 आवंटित हुए उसको। तब 200 शेयर का उसने एप्लीकेशन लगाया था, लेकिन उसको कितने आवंटित हुए, 160, मतलब 80% ही उसको आवंटित हुए। आवेदन पर उसने 2 रुपए भुगतान किया, तो एप्लीकेशन तो उसने 200 का किया, तो इसका मतलब उसने पैसा कितना दिया होगा, 200 शेयर पे दिया होगा, तो 400 रुपए दिया होगा उसने, ठीक है। और भुगतान करने के पश्चात उसने 2 रुपए आवंटन तथा 3 रुपए अंश प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। मीन्स उसने, कंपनी ने टोटल कॉल कितने का किया, 2 + 2 + 3, मतलब 7 रुपए का कॉल किया, जिसमें से उसने 5 रुपए नहीं चुकाए, केवल 2 रुपए चुकाए थे। तो उसने टोटल 2 रुपए के एवज में, मतलब 200 शेयर उसका एप्लीकेशन दिया, तो उसने 400 रुपए दिए थे, और उसको देने कितने थे, 160 × 7, उसको इतने देने थे, और इसने दे दिया कितना, 200 × 2, तो जो भी इनमें से बचेगा वो आ जाएगा आपका अनपेड अमाउंट। तो देखो इसने दिया, इसमें कैलकुलेशन बताया, 200 शेयर का एप्लीकेशन किया, 10 रुपए का शेयर था, 160 उसको अलॉट हुए, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपए था, उसको एप्लीकेशन पे 320 रुपए, अलॉटमेंट के 320, मतलब उसको देना कितना था, 320 तो देना था एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का देना था 320, और कॉल मनी का कितना देना था, 480, लेकिन उसने दिया कितना, एप्लीकेशन के टाइम पे 200 शेयर, 200 एप्लीकेशन के पीछे दिया, 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए दिया, तो 720 रुपए उसने नहीं दिए। कितना नहीं दिया, 720, ठीक है। पूंजी संरचना अनुपात है, किसका अनुपात है, समता और ऋण का, ठीक है। एक तरफ इक्विटी, दूसरी तरफ डिवेंचर। अरे यार ये बार बार कौन सा शेयर नहीं इश्यू कर सकती भाई, रिडेम्बल इक्विटी शेयर नाम का कोई सुना ही नहीं है, तो यही नहीं कर सकती। रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर कर सकती है, रिडेम्बेबल डिवेंचर कर सकती है, और फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी कर सकती है। तो ये ऑप्शन सही होगा, रिडेम्बल इक्विटी शेयर कोई सुना ही नहीं है, तो कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर ये है, यदि 1 लाख रुपए के अधिमान अंश पूंजी का शोधन करने के लिए 10 रुपए के 5000 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए, तो पूंजी शोधन संचय निधि में स्थानांतरित कितना होगा। देखो 1 लाख रुपए की उसको अधिमान अंश का शोधन करना है, उसमें से उसको 45 लाख रुपए का उसने निर्गमन से पैसा मंगा लिया, तो उसको 55,000 उसको और लेना है, जो कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 55,000। ये होते हमारे कहां से लेके, ये देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी तक बता दिया है। आज के दिन मैंने आपको 2 वीडियो में अराउंड 100 एमसीक्यू करवा दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें से बहुत ज्यादा रिपीटेड भी थे, और रिपीटेड है तो आप उस पर बहुत ध्यान देना, और इसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी कवर है। तो आपका ये समझो जितने आपने क्वेश्चन किया इनमें से एक भी आ गया तो आप 100% इसको अचीव कर लोगे, और ये 100% आप समझो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच इतना देखने के लिए, इतना टाइम सुनने के लिए। और मैं आपको वापस बोलूंगा, मेरा वीडियो केवल उसी टाइम पे सुनिए जब आपके पास में टाइम नहीं हो। टाइम नहीं होने का मतलब क्या है कि जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, या आप किधर ऐसे काम को कर रहे हो कि आपके ईयरफोन आप कान में लगा सकते हो, उसी टाइम आप मेरा वीडियो सुनिए, आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको बहुत ईजी लगेगा नेट जेआरएफ करने में। आपको लगेगा कि कैसे मैंने दूसरे काम करते करते ही नेट जेआरएफ कर लिया।
सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे अच्छा लगे, हमें भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू वेरी मच।